morning, everyone. Hope all of you are good. Okay, now let's start with capital gain. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मतलब ऑलमोस्ट एक क्लास में हम एक चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि हमें 13 क्लासेस अलॉट हुई हैं एंड वी हैव मोर देन 13 चैप्टर्स, तो हम ऑलमोस्ट एक क्लास में एक चैप्टर हैंडल करेंगे। आज हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, कैपिटल गेन्स में पहला वर्ड आता है कैपिटल, दूसरा वर्ड आता है गेन्स। तो इन दैट केस कैपिटल गेन्स के अंदर हम कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं हमें ये जानना जरूरी है। तो बच्चे, कैपिटल एसेट्स हमारे क्या होते हैं ये हम 11-12 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर उन सबको एक्सप्लेन भी कर रखा है, बट अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो वील हैव टू स्किप इट। नेक्स्ट बात ये होती है कि जब हम कैपिटल एसेट बेचते हैं, एग्जांपल लूंगी कैपिटल एसेट का, लाइक ज्वेलरी बेचते हैं, आपके पास जो ज्वेलरी है, या अगर हम घर बेचते हैं, हमारे पास घर है, हमने उसको बेचा। मान लीजिए सालों पहले आपके दादाजी ने एक घर 50 लाख का खरीदा था, वो आज दिन आपने 2 करोड़ में बेच दिया, तो आपको सीधा सीधा कितने का फायदा हो गया? 150 लाख का। तो उसको क्या कहते हैं कि आपको 1.5 करोड़ का फायदा हो गया, मतलब आपको कैपिटल हो गया, कैपिटल गेन हो गया 1.5 करोड़ का। दिस इज कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट को बेचने पर होने वाले मुनाफे को हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब बच्चे, हम क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे को कैपिटल गेन कितने का हुआ? इसलिए कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो कहती है हम तुम्हारे से टैक्स लेंगे जो भी तुम कैपिटल गेन अर्न करोगे। मान लो तुम्हारे पास कोई बहुत पुराना मकान था, तुम आज दिन वो महंगा हो गया समय के साथ, तुमने उसको बेच दिया, उस पर पैसा कमाया, तो उस पर कैपिटल गेन हुआ। तो जो पैसा तुमने बेचने पर कमाया महंगा होने पर, तो वो कैपिटल गेन जो हुआ उस पर तुम गवर्नमेंट को टैक्स भरो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल गेन एक ही तरीके का होता है कि दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। डिपेंड किस पे करता है कि आपने कितने साल उस कैपिटल एसेट को पहले अपने पास रखा और फिर बेचा। ओके बच्चे, ये वाली चीज पे आऊंगी, कितने साल रखा फिर बेचा, किस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, किस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। उससे पहले आपका जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 है, वो कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है कि कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। कहता है ऑल काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल का मतलब क्या हो गया? जैसे घर जो एक जगह टिका हुआ है, हिल ही नहीं सकता। कहता है कि हर तरीके की इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको कैपिटल एसेट कहेंगे, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे तो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो बिजनेस यूज के लिए हो। कह रहे हैं ज्वेलरी को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, सिक्योरिटीज को, ड्राइंग वगैरह सबको हम कैपिटल एसेट कहेंगे। बट कहता है जो एग्रीकल्चरल लैंड है जो सिचुएटेड है अर्बन एरिया में, उसको भी हम कैपिटल एसेट कहेंगे। बट जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। जो गांव देहात एरिया में हमारे पास खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बट अगर कोई अर्बन एरिया में हमारे पास खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको हम मानेंगे कैपिटल एसेट है। ये चीजें आप पढ़ लेना, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और चैप्टर बहुत टेक्निकल है। नेक्स्ट बात है आपकी कि ट्रांसफर किसे कहते हैं। बच्चे, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। जब जब मैं कहूंगी इस दिन फलाना आदमी ने इस फलाने आदमी को ट्रांसफर कर दिया, जिस दिन मैं जैसे कह दूं कि मान लीजिए अशोक ने रवि को ट्रांसफर कर दिया एक घर, तो अगर अशोक ने रवि को ट्रांसफर कर दिया एक घर तो इसका मतलब है उसने सेल कर दिया। ट्रांसफर का मतलब सेल है। अब कहता है कि ट्रांसफर किस किस बात को हम ट्रांसफर मानेंगे, मतलब किस किस चीज को ट्रांसफर मानेंगे। तो कहता है सेल जब जब आप करोगे उसको तो ट्रांसफर मानेंगे ही मानेंगे। कहता है कि जिस दिन आपकी एक्सटिंग्विशमेंट हो जाएगी, आप आज के बाद कैपिटल एसेट यूज नहीं कर सकते, राइट ही खत्म हो गया उस एसेट पे, उस दिन भी सेल मान लेंगे। कहते हैं कभी कभी आपने सुना होगा ना, अरे इस एरिया में ना मेट्रो आने वाली है, मेट्रो आने वाली है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मतलब जैसे आजादपुर था आपका, आजादपुर पे जब मेट्रो आने वाली थी तो वहां पर कुछ जो आपकी कह लीजिए दुकानें थी जो मेट्रो बनने के रूट में आ रही थी, उनको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया।
बेचने वालों ने अगर ये भी कहा ना हम बेचना नहीं चाहते, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम तो कंपल्सरीली एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, और एक्वायर करने पर उनको वैल्यू दे दी उस लैंड की। मान लीजिए वो दुकान मेरी थी, मैंने उस दुकान को सालों पहले 10 लाख में खरीदा था, आज दिन उसकी जो वैल्यू थी 100 लाख रुपए थी, 90 लाख रुपए का मुनाफा मतलब इजाफा हो चुका था, एप्रिसिएशन हो चुका था उस वैल्यू में। गवर्नमेंट ने कहा हमें तो मेट्रो बनानी है, हमें वो जगह चाहिए ही चाहिए, हम 100 लाख रुपए तुम्हें दे रहे हैं और तुम हमारे को अपना ये दुकान दे दो। मैंने दे दी, तो ये क्या हो गया, कंपल्सरीली जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया कैपिटल एसेट को, तो इस दिन मैं मान लूंगी उस दिन वो बिक गया मेरा, जिस दिन गवर्नमेंट ने ले लिया उस दिन मैंने मान लिया उसी दिन मेरा बिका, और कैपिटल गेन फिर कैलकुलेट करूंगी। इसी तरीके से जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास घर के लिए एक खाली बिल्डिंग पड़ी है, बट अगर मैंने बिल्डर का काम शुरू किया और उसके अंदर उसको लगा दिया, ऐसे ही बच्चे ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारा काम है हमारे पास, तो हम शॉर्ट में करते जाएंगे। अब नाउ आता है टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बच्चे देखिए, ये डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, डिपेंड करता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। मगर मतलब कि अगर आपने कम समय के लिए कैपिटल एसेट को अपने पास रखा, खरीदा, मान लीजिए मैंने आज खरीदा कैपिटल एसेट को, उसके बाद मैंने 7 महीने अपने पास रखा फिर बेच दिया, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कम समय के लिए अपने पास रखा। बट मान लीजिए मेरे दादाजी ने आज लैंड खरीदा है और उसके बाद आने वाले समय में मैं 50 साल तक उस लैंड को अपने पास रखती हूँ, तो वो जो घर या लैंड जो भी उन्होंने खरीदा है वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल एसेट हो गया वो, क्योंकि 50 साल रखने के बाद मैंने बेचा फ्यूचर में। तो बच्चे इन दैट केस मैं कहूंगी ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा मुझे इससे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जो लंबे समय के लिए अपने पास पहले रखा खरीदने के बाद और फिर बेच दिया, और शॉर्ट टर्म वो जो खरीदने के बाद कम टाइम के लिए अपने पास रखा। अब बच्चे कम टाइम ज्यादा टाइम कैसे डिफाइन करें, तो कहता है 3 बेंचमार्क्स हैं इसमें कम टाइम ज्यादा टाइम को डिफाइन करने के लिए। कहते हैं पहला बेंचमार्क है 12 महीने, नेक्स्ट बेंचमार्क है 24 महीने, तीसरा बेंचमार्क है 36 महीने। ईयर के हिसाब से देखा जाए तो कहता है 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर। ईयर और मंथ्स एक मतलब 12 महीने का मतलब 1 साल होता है, 24 महीने का मतलब 2 साल होता है, 36 महीने का मतलब 3 साल होते हैं, तो सबको पता है। तो कहता है कि कुछ कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिनमें अगर 1 साल तक आपने खरीदा, खरीदने के बाद 1 साल तक उसे रखा और रखने के बाद बेच दिया, तो उस टाइम पे हम कह देंगे कि अप टू 1 ईयर रखा है, मतलब अप टू 12 मंथ्स रखा है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। 12 महीने से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर अगर आपने 24 महीने तक अपने पास रखा है खरीदने के बाद और फिर बेचा है, तो आप कहोगे कि अप टू 24 मंथ्स अगर रखा है, या मतलब 24 मंथ से पहले पहले या 24 मंथ्स तक आपने अपने पास रखा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। बट अगर आपने बेचा 24 महीना पूरा होने के बाद, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बात करते हैं 36 मंथ्स वाले केस की। ये कहता है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें बोला जाएगा अगर आपने 3 साल या फिर 36 महीने कुछ भी कह लो तक कोई एसेट को रखा, तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है आपका, और उसके बाद आपने मतलब रखा, उससे ज्यादा लंबा टाइम रखा और फिर बेचा, तो क्या है वो लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब बच्चे, अगर आपने बेचने से पहले 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने जो भी आपका केस होगा, डिपेंडिंग अपॉन एसेट कौन सा है, उतने टाइम के लिए रखा, तो आपका वो शॉर्ट टर्म हो गया। बट उससे ज्यादा टाइम के लिए रखा फिर बेचा, तो लॉन्ग टर्म हो गया। कौन से केसेस में 12 महीने वाली लिमिट देखते हैं? कहता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड, यूटीआई, इन सब में 12 महीने की लिमिट है कि अगर आपने इनको खरीदा, खरीदने के बाद आपने 12 महीने तक रखा अपने पास, उसके बाद आपने बेच दिया, 12 महीने से आपने कम रखा या 12 महीने तक रखा और फिर आपने बेच दिया, तो आप कहोगे कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर गेन होगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। बट अगर आपने 12 महीने से ज्यादा रखा इन शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह को,
तो उस केस में हम कहेंगे कि 12 महीने से ज्यादा रखने के बाद जब आपने बेचा, मान लो आपने 2 साल रखा और फिर बेचा, या मान लीजिए 1.5 साल रखा और बेचा, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। बट ये वाले कुछ केसेस हैं जिसके अंदर हमारे को 36 महीने देखना होता है, 36 मंथ्स। अच्छा, तो कौन से केसेस हैं? कहते हैं म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड और नॉट लिस्टेड। देखो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड था, बट ये कौन से थे? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स थे। यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं? लिस्टेड और नॉट लिस्टेड। ये अगर 36 महीने रखने के बाद, और 36 महीने के बाद भी आपने कुछ मतलब 3 साल तो रखा ही रखा, उसके बाद कुछ टाइम रखकर आपने बेच दिया, आफ्टर 36 मंथ्स अगर आप बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अप टू 36 मंथ्स आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ये क्या कहते हैं? नॉन लिस्टेड डिबेंचर्स, नॉन लिस्टेड बॉन्ड्स, नॉन लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर कैपिटल एसेट्स लाइक ज्वेलरी एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम लिमिट क्या देखते हैं? 36 महीने वाली। थर्ड केस आता है आपका 24 मंथ्स की लिमिट। किन किन केसेस में देखते हैं? कहते हैं नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयर, नॉन लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, और कैपिटल एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। जो आप घर खरीदते हो, बेचते हो, घर खरीदा, 10 साल रख लिया अपने पास, फिर बेच दिया, मुनाफा हो गया, कैपिटल गेन हो गया, ये सब के लिए आप लिमिट क्या चेक करोगे? कि अगर आपने 24 महीने मतलब 2 साल रखने के बाद बेचा है उसे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पे, घर जो बेचा है। अगर आपने 24 महीने रखने से कम पहले, इन द सेंस कि मान लीजिए आपने 1 ही साल रखा था घर अपने पास और बेच दिया, तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। घर के केस में, लैंड के केस में 24 मंथ्स, नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, नॉन लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर के केस में 24 मंथ्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इन सारे केसेस 8 केसेस में 12 मंथ, इन सारे केसेस में 36 मंथ। और इसके बेसिस पे पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस क्या हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चे, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बेस में हम फॉर्मूला क्या है, हम गेन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहता है सबसे पहले लिखेंगे सेल कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर 1। कहता है उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इफ एनी, फिर आएगा नेट कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। अब आपके मन में आएगा मैम ये आप क्या बोल गए, कुछ हमें समझ नहीं आया। तो बच्चे मैंने ये बोला, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक घर है, खरीदा मैंने, खरीदने के बाद मैंने उसे 1 साल रखा, बेच दिया। अब मैंने आपको बताया था घर के केस में हमें लिमिट कौन सी चेक करनी होती है? 24 महीने वाली। अब मैंने 24 महीने तो पूरे नहीं करे, उससे पहले ही बेच दिया, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकलेगा। मान लीजिए मैंने घर जो बेचा वो 50 लाख में बेचा, तो मेरी सेल कंसिडरेशन हो गई 50 लाख। मान लीजिए बेचने में जो ब्रोकर था ना, जो बीच में मकान बिकवाता है, मैंने जिस पे लिखवा रखा था मेरा मकान बिकवा दे, उसने 1 लाख रुपए लिए मुझसे। तो अब मेरी जेब में पैसा 50 लाख आया बच्चों या 49 लाख आया? तो आप कहोगे मैम 1 लाख तो आपने ब्रोकर को दे दिया, तो वो आपकी जेब में थोड़ी ना आया, माइनस करो उसे, बचा कुछ आपकी जेब में आया। तो सेल कंसिडरेशन में जो एक्सपेंसेस हुए थे ट्रांसफर ऑफ एसेट पे, ट्रांसफर मतलब बेचने में, लाइक ब्रोकरेज जो दी है वो हमने माइनस कर दिया। तो बच्चा कुछ जो आया वो हुआ नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन मेरे केस में कितनी हुई कि मैंने 50 लाख का मकान बेचा, 1 लाख रुपए दलाल को, ब्रोकर को दिए, बचा कुछ 49 लाख मेरा नेट कंसिडरेशन हो गया। अब बच्चे इसमें से मेरे को माइनस करना, अब मैं आपको क्या, मैं गवर्नमेंट को ये कह दूं कि मेरा 49 लाख रुपए का फायदा हो गया और मैं 49 लाख रुपए पे गवर्नमेंट को टैक्स भर दूं बच्चे? द आंसर इज नो। 49 लाख मैं ये कहूंगी ना कि ठीक है मैंने 50 लाख का बेच दिया और 1 लाख रुपए मैंने ब्रोकरेज पे किया, मैंने उसे माइनस कर दिया, तो 49 लाख रुपए मेरे जेब में आ गए, एग्री। बट 49 लाख रुपीस मेरा प्रॉफिट थोड़े ना है, मेरा कैपिटल गेन थोड़े ना है। मैं क्यों दूं इस पे टैक्स? मैंने जब खरीदा था इस मकान को तो भी तो खर्चा किया था, जितना खर्चा खरीदने पर किया था उसको माइनस करूंगी, मैंने ये बोला।
तो आपने कहा ठीक है, जो आपने खरीदने पे खर्चा किया था उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, खरीदना। तो कहते हैं एक्वायर करने पे जो खर्चा किया था उसमें भी माइनस करना अलाउ करते हैं। चलो ठीक है, माइनस कर दिया। नेक्स्ट, फिर मेरे पास, मैंने कहा कि मैंने इसको खरीदा था 10 लाख रुपीस का। तो आपने कहा कि मैम अभी आपने बेचा 50 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए आपने ब्रोकर को दे दिए, तो 49 लाख रुपए आपके जेब में आए। अब आप कह रहे हो कि आपने तो 10 लाख का खरीदा था इसे 1 साल पहले, तो अब 10 लाख का खरीदा था तो 49 लाख आपकी जो जेब में आए उसमें से 10 लाख तो माइनस कर लो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कि कितना आपने नेट कमाया। तो मैंने कहा ठीक है 10 लाख माइनस कर लेती हूँ। 49 लाख में से मैंने 10 लाख माइनस किए, मेरे पास 39 लाख बच गए। अब आपने कहा मैम टैक्स दे दो अब गवर्नमेंट को इस पे, ये आपकी कमाई है। मैंने कहा इस पे नहीं दूंगी, ये मेरी कमाई नहीं है। मैंने इस घर को खरीदने के बाद इस घर में एक फ्लोर बनाया था। जब मैंने इस घर को खरीदा था तो इस घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, बट जब मैंने इस घर को बेचा है तो इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों बना हुआ था। मैंने अपने पैसों से फर्स्ट फ्लोर बनवाया था इस घर में। तो आपने कहा कि मैम फिर, तो मैंने कहा कि अब जो मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाने में खर्ची करी थी, खर्चा किया था, उसको भी माइनस करूंगी मैं, तभी तो मैं बताऊंगी मेरा मुनाफा कितना हुआ। जितने भी मेरे खर्च हैं, चाहे वो खरीदने में घर को कितना लगा और चाहे वो इम्प्रूव करने में, मतलब कि फ्लोर बनाने में कितना लगा, सब माइनस करूंगी। तो आपने कहा कि मैम बताओ कि कितना खर्चा किया था आपने फ्लोर को बनाने में। मैंने कहा 5 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है माइनस कर दो। आपने कहा मैम सेल कंसिडरेशन की वैल्यू आपकी 50 लाख थी, आपने 50 लाख में बेचा था, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट आपके 1 लाख रुपए थे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्योंकि आपने कमीशन दिया था, ब्रोकरेज दिया था ये। मैंने कहा ठीक है। तो 49 लाख मेरे जेब में आए, उसको नेट कंसिडरेशन कह दिया। उसमें से मैंने कहा मैंने 10 लाख का ये मकान खरीदा था 1 साल पहले, तो आपने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख थी, मैम उसको भी माइनस कर दो। मैंने माइनस कर दिया, 39 लाख आ गया। मैंने कहा 39 लाख पे भी टैक्स नहीं दूंगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करूंगी। इम्प्रूवमेंट का मतलब मैंने इस घर में कुछ भी जोड़ तोड़ करी, एडिशन किया, तोड़ नहीं जोड़, जो भी मैंने एडिशन किया है इस घर में कैपिटल एसेट की, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ गई, इजाफा हो गया इसकी वैल्यू में, उसको हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो मैंने फ्लोर बनाया तो इससे बढ़ गई वैल्यू इसकी, तो उस चीज को मैं माइनस करूंगी इसमें से। तो ऑलरेडी मेरे पास 39 लाख रुपीज अभी तक बचे थे जेब में, अपना खर्चा माइनस करने के बाद। अब 39 लाख में से भी मैं 5 लाख माइनस कर दूंगी, क्योंकि वो मैंने फ्लोर बनाने में खर्चा किया था। तो मेरे पास 34 लाख आ जाएंगे। जो 34 लाख आएंगे बच्चे, उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने शॉर्ट टर्म का बता दिया, अब लॉन्ग टर्म में हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं ये भी बता दो। तो बच्चे देखिए, स्टार्टिंग में तो सेम रहता है, सेल कंसिडरेशन, उसमें से हम माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट, कुछ भी बोल लो। बचा कुचा जो आता है उसे कहते हैं नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से हम शॉर्ट टर्म वाला जब पढ़ रहे थे तो उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर देते थे। यहाँ पर हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करेंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए एग्जाम्पल चलो अभी आपको देती हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर सालों पहले घर खरीदा था 50 लाख का, ठीक है, तो बच्चे आज दिन अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई है या जितनी भी हो गई है, तो हम मतलब उसकी इंडेक्सेशन करके आज दिन जो उसकी वैल्यू है ना, जितना हमने खर्ची किया था, वो इंडेक्सेशन करके आज की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे हमने फ्लोर बनाने में जो खर्चा किया था, मान लीजिए हमने फ्लोर बनाने में 10 लाख लगाए थे, तो हमने सालों पहले जब 10 लाख लगाए थे फ्लोर बनाने में, उसकी आज दिन क्या वैल्यू है, अगर आप नहीं लगाते उस टाइम पे, तो आज दिन कितना वैल्यू देता वो आपको, कितना पैसा, तो वो आप इंडेक्सेशन करके निकालोगे। जिसका मतलब काइंड ऑफ ये है कि आप, बताती हूँ आपको चलो इंडेक्सेशन में। फिर ग्रॉस कैपिटल गेन हम पहले बता, याद है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कहते थे कि जैसे ही हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस कैपिटल गेन आएगा। उसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चे, एग्जेम्पशंस माइनस करेंगे। एग्जेम्पशंस कौन सी, 54 की, 54B की, 54D की, 54EC की, 54EE की, 54F की, इफ एनी। अगर हैं एग्जेम्पशंस तो माइनस करेंगे, अगर इनमें से कुछ भी आपको लगा तो एग्जेम्पशंस का टॉपिक हम अभी अलग से पढ़ेंगे।
जब हम ग्रॉस कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशंस माइनस कर देंगे कि ये जो आपने पैसा कमाया कैपिटल गेन का, अगर आपने इन फलानी 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 जगहों पे, मतलब जो एग्जेम्पशंस में बता रखा होगा कि इन जगहों पे आपने इन्वेस्ट कर दिया अगर, या कंस्ट्रक्ट कर दिया या कुछ भी, तो हम आपको माइनस करना अलाउ करेंगे इस पैसे को। तो वहां आपने माइनस कर दिया, और बचा कुचा को आपने कहा नेट बचा कुचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, जिसपे टैक्स लगेगा। अभी हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है लॉन्ग टर्म का, हमने कहा है दिस इज द वन जिस पे टैक्स लगेगा। अब बच्चे आगे आते हैं। आगे कहते हैं इफ कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, देन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी वुड take index cost of acquisition, and instead of cost of improvement we would take index cost of improvement। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब निकाल रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस कर रहे थे, बट लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करेंगे। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है बच्चे, जैसे सबसे पहले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने का क्या तरीका होता है वो बता रही हूँ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब आपने कोई भी फ्लोर वगैरह बनाया घर में, तो आपने इसका मतलब इम्प्रूवमेंट करी, उसकी क्या कॉस्ट थी, मान लीजिए 10 लाख रुपए मैंने खर्च किए थे फ्लोर को बनाने में, अब से मान लीजिए 2 साल पहले। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हो गई वो हो गई 2 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में मैंने फ्लोर बनाया था एडिशनल फ्लोर, तो 10 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गई, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिस साल एसेट को बेच रहे हो उस साल क्या वैल्यू है उस कॉस्ट की जो उस टाइम पे लगाई थी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चे, मैंने कहा 10 लाख रुपए में फ्लोर बन गया था मेरा, घर खरीदने के कुछ साल बाद मैंने घर में एक फ्लोर और बना लिया 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए को मैंने कहा ये मेरी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी। अब जिस साल मैंने इसको बनाया था 10 लाख रुपए में फ्लोर को, तो उस साल को मैं कहूंगी वो ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिस साल इम्प्रूवमेंट हुई है उस साल एक महंगाई का इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा होगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो कितना था, गवर्नमेंट देती है ये, वो उस साल कितना था, मान लीजिए मैंने 2001 या 2 2001 2 एक या दो नहीं 2001 2, मतलब कहने का मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002 के बीच में इम्प्रूवमेंट करी है, फ्लोर बनाया, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में मेरा 100 आ गया, इसकी इसके आगे वैल्यू दे रखी है CII का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 100, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 आ गया, इनटू न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो आज दिन जब आप बेचने चले हो उस टाइम पे जो भी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है, मान लीजिए आप बेचने चले हो 2019-20 में, तो इस साल कितनी होगी, CII मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इस साल कितनी है 289, तो आपने COI को मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, डिवाइड किया जिस साल इंप्रूवमेंट हुई थी। दोबारा बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने 10 लाख खर्ची किया एक फ्लोर बनाने में घर खरीदने के कुछ साल बाद, तो मेरे 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू अब इंडेक्सेशन करने का इसका क्या तरीका है, कहता है कि ये बताओ किस साल इंप्रूवमेंट करी थी, तो मैंने कहा इस साल इंप्रूवमेंट करी थी 2001-2 के बीच में। अच्छा, फिर कहता है किस साल बेचा है, मैंने कहा 2019-20 के बीच में बेच दिया, तो कहते हैं CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था 2001-2 का, मैंने कहा देखो टेबल में गवर्नमेंट ने दे रखा है ये टेबल, 2001-2 में 100 था। अच्छा, मैंने कहा कि बताओ जिस साल बेचा उस साल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, तो मैंने कहा इस साल बेचा 19-20 में, इस टाइम पे 289 था। तो इसका तरीका ये है, आपकी जो वैल्यू आपने खर्चा की 10 लाख फ्लोर बनाने में, इनटू CII कौन से साल का जिस साल बेचा है एसेट, डिवाइडेड बाय कौन से CII कौन से साल का जिस साल इंप्रूवमेंट हुई थी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, उस चीज को खत्म कर रहे हैं, कौन सी चीज को खत्म कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट जिस साल हुई थी, तो 100 की वैल्यू थी यहाँ पे जिस साल इंप्रूवमेंट हुई थी 2001-2 में, तो 100 नीचे लिख दिया, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, उस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस साल में हमने बेचा है,
क्योंकि आज दिन क्या वैल्यू है बेचने जब चले। अब मैंने घर सालों पहले खरीदा था, फिर मैंने 2 साल पहले उसमें फ्लोर बनवा लिया, फ्लोर पे 10 लाख की खर्ची की, बट आज अगर मैंने आज दिन उसको मैं कितने में जब मैं बेचने चली हूँ तो उस टाइम पे क्या वैल्यू है मेरी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट की, वो हमें आज निकालना है। तो हमने COI जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था 2 लाख वाला, उसको मल्टीप्लाई किया। आज जब मैं बेचने चली हूँ, मान लो 2019-20 में बेच रही हूँ, तो 289 से मल्टीप्लाई कर दिया आज दिन ये वैल्यू निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय उस टाइम पे क्या वैल्यू रही थी CII की जिस टाइम पे हमने इम्प्रूवमेंट करी थी। मैंने अगर कहा मान लो मैंने 2 साल पहले इम्प्रूवमेंट करी थी, तो मान लीजिए 2017-18 में इम्प्रूवमेंट करी थी तो 272 था, तो डिवाइडेड बाय 272 लिख दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें समझ आती जाएंगी, बट क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है हम डेप्थ में नहीं आपको समझा सकते, बट आइडिया दे रही हूँ आपको। ऐसे ही अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की आप बात करें, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने खरीदा था, एक्वायर किया था। मान लीजिए घर है जिसको आपने 50 लाख में एक्वायर किया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 50 लाख आ गई। अब उसका इंडेक्सेशन करना है, मतलब 50 लाख में तो आपने सालों पहले खरीदा था, आज दिन क्या वैल्यू है उस घर की, बेचने चले हो ना, पहले बताओ आज दिन क्या वैल्यू है। तो आपने कहा, बट हम ये इंडेक्सेशन कब करते हैं, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। मतलब कहने का मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम निकाल लेंगे ना, वो 12, 24 या 36 महीने वाली लिमिट से, जैसे कि अगर घर का एग्जांपल ले रही हूँ उसमें 24 महीने की लिमिट होती है, तो 24 महीने से ज्यादा रखा मैंने घर को, तो वो क्या बन गया मेरा बच्चे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया। फिर मैंने बेच दिया, तो अब मेरे को उसके अंदर क्या करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सेशन करनी है। तो अगर मैंने 50 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्वायर करा था उसको, तो मल्टीप्लाई करूंगी उसको आज दिन की वैल्यू निकालने के लिए, जिस दिन मैं बेच रही हूँ ना उस साल के अंदर CII क्या है। तो मान लीजिए इस साल में बेच रही हूँ 2019-20 में, तो इस टाइम पे CII है 289, तो 289 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड किससे किया, जिस साल वो एसेट को पहली बार होल्ड किया था, SSC ने पहली बार एसेट को अपने हाथ में लिया था, होल्ड किया था, उस साल से डिवाइड किया, उसके CII से डिवाइड किया। अब मान लीजिए एसेट को होल्ड किया था सबसे पहली बार 2002-3 में, खरीदा था 2002-3 के अंदर, मान लो जून में, तो जून 2002 जून 2002 में हमने खरीदा था, तो जून 2002 में खरीदा था, तो कहने का मतलब ये हुआ 2002-3 इस साल के बीच में खरीदा। उस टाइम पे इसका CII था 105, तो 105 से आपने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई जिस टाइम पे आप बेच रहे हो उस टाइम पे। अच्छा, बट यहाँ पर साथ में एक और चीज भी देखते हैं, क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में या तो CII उस साल का लेंगे जिस साल पहली बार एसेट SSC ने होल्ड किया था, या किस साल का लेंगे, या लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2001-2। प्रीवियस ईयर 2001-2 के अंदर CII क्या था, या वो लेंगे जिस साल SSC ने होल्ड किया था। दोनों में से जो भी बाद में आएगा वो लेंगे। बाद में आएगा का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे हो सकता था कि ईयर आ जाता 95-96 कि उसमें सबसे पहले उसने एसेट को होल्ड किया था, तो 95-96 और 2001-2 में बाद में कौन सा आता है, 2001-2, तो 2001-2 का लेंगे। तो कहने का मतलब है 2001-2 एक बेंचमार्क बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने कि 2001-2 से पहले अगर आपने खरीदा था, तो भी जब आप उसकी CII इनका डिनोमिनेटर में लिखोगे कि CII फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSC और प्रीवियस ईयर 2001-2, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर 2001-2 लोगे। फिर कहूंगी इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, 95-96 में मेरे दादाजी ने खरीदा था घर, और उस घर को मैं आज बेचने चली हूँ, तो घर को अगर मान लो मैं 2 करोड़ में बेच रही हूँ, तो 2 करोड़ रुपए ये हो गया यहाँ पर, इनटू मैंने कहा 95-96 में मेरे दादाजी ने खरीदा था और मैं आज दिन मैंने 2019-20 में बेचा इसे। 19-20 का मतलब मैंने 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में बेच दिया, मान लीजिए जनवरी 2020 में बेच दिया। तो जिस साल बेचा उसके CII से मल्टीप्लाई कर दिया,
बेचा 19-20 में, तो CII क्या था 289, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड किससे करा हमने? डिवाइड किया हमने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSC। अब मैंने आपसे कहा मेरे दादा ने तो 95-96 में सबसे पहले खरीदा था, तो क्या मैं 95-96 की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं या फिर 2001-2 की वैल्यू डाल दूं? तो आप कहोगे मैम 1-2 की डालो, जिस साल आपके दादाजी ने होल्ड किया था उस साल में, और 2001-2 में जो साल बाद में आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2010-11 होता कि सबसे पहले 2010-11 में होल्ड किया, तो 10-11 में और 2001-2 में हम 10-11 को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे 95-96 होगा और 2001-2 होगा, तो 2001-2 को चूज करेंगे, जबकि करा तो उन्होंने होल्ड 95-96 में था। पहले बार उन्होंने एक्वायर जो करा था, खरीदा था 95-96 में खरीदा था, बट यहाँ पे इंडेक्सेशन करते हुए हम डिनोमिनेटर में 2001-2 की वैल्यू को डालेंगे रादर देन 95-96 की, क्योंकि इन दोनों में से हमें लेटर वैल्यू लेनी होती है। और ऐसा क्यों बच्चे? हम क्यों चाहते हैं कि जब हम इंडेक्सेशन कर रहे हैं तो हमारे को मतलब बाद वाला लेना है, क्योंकि हमारे को इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ऐसा बोला है कि आप बाद वाला लो। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर हम 95-96 लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या हमारा कैपिटल गेन ज्यादा निकल के आता, या हम अगर ये वाला केस अब कर रहे हैं कि अगर हम 2001-2 ले रहे हैं तो ज्यादा निकल के आता? ये आप अपनी माइंड में सोचो, और फिर अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। चलिए, अब इस पे एक क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। मिस्टर जे हैं, उन्होंने परचेज किया एक लैंड 1 अप्रैल 2001 को फॉर 50,000 रुपए। सर्कल कर देंगे हम अपने माइंड में कि 1 अप्रैल 2001 को इन्होंने खरीद लिया, मतलब 2001-2 में खरीदा है। 1 अप्रैल 2001 का मतलब हुआ कि 2001 शुरू हो चुकी है, 2001-2 में इन्होंने खरीदा है। कितने का खरीदा है? 50,000 का। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक फ्लोर ऑन दिस लैंड। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या आई है? 3 लाख, तो इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 3 लाख। और 50,000 क्या थी हमारी? कितने का खरीदा था? 50,000 का, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 50,000। 3 लाख की जो इम्प्रूवमेंट कराई है, मतलब फ्लोर बनाया है, वो 1 जनवरी 2011 को बनवाया है। फिर कह रहा है ही कंस्ट्रक्टेड 1 एडिशनल फ्लोर ऑन दिस। कहता है कि एक और एडिशनल फ्लोर बनाया, दो फ्लोर बनाया है इसने, पहला एक बनाया फिर दूसरा बनाया। दूसरा फ्लोर बनाया 1 जनवरी 2014 को। कितनी कॉस्ट आई दूसरा फ्लोर बनाने की? 7 लाख। पहला फ्लोर बनाने की कॉस्ट इसको 3 लाख पड़ी थी, दूसरा फ्लोर बनाने की कॉस्ट 7 लाख पड़ी, और 50,000 में लैंड खरीदा था, और 1 अप्रैल 2001 को इसने परचेज किया था लैंड को। फिर कहते हैं पूरा घर बेच दिया इसने 1 जनवरी 2020 को। अभी थोड़े टाइम पहले ही तो गई है 1 जनवरी 2020। कितने में बेचा? 45 लाख में, 45 लाख में। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आए? 75,000। मतलब जो वो ब्रोकर था ना, उसको कहा ले तू 75,000 रुपए ले ले, बट बिकवा दे, उसने बिकवा दिया 45 लाख का। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 19-20। अब बच्चे हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे इस केस में? कहता है सबसे पहली बात तो जो लैंड है आपका, आपने लैंड लिया ना और फिर उस पर ये सब कंस्ट्रक्शन कराई और फिर बेचा, तो कहता है जो लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, वो कैपिटल एसेट होती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। और कहता है, अब सेकंड बात आप कह रहे हो सेल हुई है, तो कह रहा है सेल को हम रिगार्ड करते हैं एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। फिर कहता है ये बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, कितने टाइम रखा इसने? तो हमने कहा 1 अप्रैल 2001 को खरीद लिया लैंड, और उस लैंड को इसने बेचा कब है? हमने कहा फुल हाउस हैज बीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2020। बेचा 1 जनवरी 2020 को है, तो मतलब आखिरी दिन कब तक रखा? इस साल की पहले वाले दिन तक, मतलब कि 1 जनवरी 2020 से पहले कौन सा दिन आया होगा? 31 दिसंबर 2019, उस दिन तक इसने रखा अपने पास। तो बच्चे 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक इसने अपने पास रखा, फिर बेचा। कितना टाइम अपने पास रखा इसने बच्चे? हमने कहा 2001-2,
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 सो ऑन, इतने सारे साल इसने अपने पास होल्ड करके रखा। तो मैंने कहा हमें जानना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो आपने कहा मैम लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 24 महीने की लिमिट चेक करनी होती है। 24 महीने तक अगर रखा है इसने, 24 महीने से कम या 24 महीने तक, तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, या 24 महीने से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म है। तो आपने कहा देखते ही मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। मैंने कहा गुड। अब आपको मैंने कहा कि मुझे कैपिटल गेन निकाल के बताओ। तो अगर कैपिटल गेन निकालना है तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, कितने में बेचा, सेल कंसिडरेशन। तो आपने कहा 45 लाख का बेचा हमने ये घर, लिख दिया। लेस उसमें से आपका बेचने में कितना खर्चा हो गया, ब्रोकर को आपने 75,000 रुपए दे दिए, 75,000 आपने फिर उसको माइनस कर दिया। अब आपने कहा मेरे बच्चा कुच्चा मेरी जेब में कितनी नेट सेल कंसिडरेशन आई है, 44,25,000। मैंने पूछा मिस्टर जे से, इतने अमाउंट पे टैक्स दोगे गवर्नमेंट को? कहता है बेवकूफ थोड़े ना हूँ, इसको खरीदने पे जो खर्चा किया था, इंप्रूवमेंट करने पे, मतलब फ्लोर बनाने पे जो खर्चा किया था, 2 फ्लोर बनाए थे, उन्हें भी माइनस करूंगा। और क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इसके केस में इंडेक्सेशन कर दूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, और फिर माइनस करूंगा। हमने कहा ठीक है। अब देखिए बच्चे, उसने माइनस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कितने का करा था, 50,000 रुपए में इसने एक्वायर किया था इसे, तो 50,000 लिख दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जिस साल इसने एक्वायर किया था उससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो उस साल से जिस साल ये बेच रहा है उसके सीआईआई से। सीआईआई जिस साल बेच रहा है उस साल क्या है, उसने कहा मैं बेच रहा हूँ 1 जनवरी 2020 को। मैंने कहा जरा ये बताओ 1 जनवरी 2020 को तू बेच रहा है, तेरा ईयर कौन सा है जिसमें तू बेच रहा है? तो आपने कहा कि मैम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं हम, 1 अप्रैल जैसे 2019 से लेकर और नेक्स्ट साल 31 मार्च 2020 तक जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। अब ये जो साल, ये जो दिख रहा है हमारे को 1 जनवरी 2020, ये हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीचों बीच दिख रहा है। तो इसका मतलब 19-20, 2019-20 जो हो गया वो हमारा वो ईयर हो गया जिसके अंदर आपने उसको बेच दिया। तो 2019-20 के सीआईआई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 50,000 की चीज आपने खरीदी थी कुछ साल पहले, बट आज दिन इसकी क्या वैल्यू है, तो उसकी आप आज दिन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आज दिन की कॉस्ट कितनी है 19-20 की, यहाँ पे देखेंगे टेबल में, CII है 289। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, 50,000 इंटू 289 कर दिया। डिवाइड करेंगे इसको किस चीज से, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से। कौन से साल की, जिस साल इसको परचेज किया था, एक्वायर किया था, हेल्ड किया था सबसे पहले, उस साल की, या फिर 2001-2 की जो में आई है। तो देखा सबसे पहले इसे होल्ड कब किया था, 1 अप्रैल 2001 को, मतलब 2001-2 में होल्ड किया था। अब 1-2 में आपने होल्ड किया था और वैसे भी हमारे को 2001-2 से ही कंपैरिजन करके जो लेटर थी वो चूज करनी थी। अब 2001-2 ही इसका मतलब डिनोमिनेटर में ईयर रहेगा। अब उसके लिए CII क्या है, 2001-2 के लिए 100 है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। 50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ गया, 1,44,500। फिर आप कहोगे मैम फर्दर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करनी है। मतलब कि अगर आपने फ्लोर बनाया है तो उसकी इम्प्रूवमेंट पे जो खर्ची करी है वो आप माइनस करो इंडेक्सेशन करने के बाद। ओके, तो इंडेक्सेशन करने के बाद माइनस करना है। 3 लाख खर्चा किया था पहला फ्लोर जब बनाया था, और दूसरा फ्लोर जब बनाया तो 7 लाख खर्चा किया। तो चलिए पहला जब फ्लोर 3 लाख में बनाया तो इतना खर्चा हुआ हमारा। अब हमें उसे इंटू करना है, जिस दिन हमने बेचा है उस दिन से हम मल्टीप्लाई करके आज दिन क्या वैल्यू होगी। अगर हमने ये नहीं किया होता, फ्लोर नहीं बनाया होता, तो आज दिन क्या वैल्यू रही होती बच्चे इसकी, इसको हम कहेंगे इंटू 289 करके निकाल दो मैम। क्यों, क्योंकि किस दिन बेचा है, बेचा है आपने 1 जनवरी 2020 को, उस दिन आपका ईयर कौन सा आ रहा है, 19-20 आ रहा है। 19-20 के अंदर हमारा CII क्या होता है, 289 होता है। तो आपने इसलिए 289 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड किससे किया, जिस साल इंप्रूवमेंट करी थी उस साल के CII से। किस साल इंप्रूवमेंट करी थी बच्चे, क्वेश्चन में देख के बताओ
कह रहा है कि आपने 3 लाख रुपए का खर्ची करी थी 1 जनवरी 2011 को, मींस आपने 2010-11 वो वाला साल था जिसमें इम्प्रूवमेंट करी थी। तो 2010-11 जो है उसका हम CII निकालेंगे। 2010-11 का CII टेबल में देखेंगे जो गवर्नमेंट ने टेबल दिया है। 10-11 का CII क्या था, ये था 10-11 का 167। तो 167 से हमने डिवाइड कर दिया। जिस साल इम्प्रूव किया था उस साल क्या CI था, उससे डिवाइड करके और इस साल CI क्या है वो मल्टीप्लाई कर दिया। आज दिन इस इम्प्रूवमेंट की वैल्यू, मतलब ये फ्लोर अगर आज दिन बनाने बैठते तो कितना खर्चा आता, या वो 3 लाख जो आपने उस दिन लगाए थे उसकी आज वैल्यू कितनी है। अगर उस टाइम पे ना लगाए होते तो ये आपको आज क्या आपके हाथ में पैसे होता। तो वो हमारी आज वैल्यू निकाली हमने 5,19,162। जो चीज हमने कुछ साल पहले 3 लाख रुपए खर्च करके बनाई थी, आज दिन उसकी वैल्यू क्या है, 5,19,162। 2,19,162 वैल्यू बढ़ गई बच्चे। ऐसे ही जब हमने 7 लाख खर्ची करी थी कुछ साल पहले एक फ्लोर बनाने पे, उसको हम इंटू करेंगे आज तारीख में जब हम बेचने चले हैं उस घर को फ्लोर समेत। पहले हमने लैंड खरीदने में जो खर्चा किया था सो खरा था, बट हमने फ्लोर बनाने में भी खर्चा किया, और उसके बाद हम आज दिन जब बेचने चले हैं तो 7 लाख जो हमने फ्लोर बनाने में खर्चा किया था उसकी आज दिन की वैल्यू निकालो, उसकी CII करंट ईयर की मल्टीप्लाई करके जिसमें बेच रहे हो, जिस करंट ईयर इन द सेंस जिस साल बेच रहे हो। तो बेच अगर आप 19-20 में रहे हो तो 289 इसका CII आ गया, तो इंटू 289 कर दिया, डिवाइडेड बाय जिस साल में इंप्रूवमेंट हुई थी। अब इंप्रूवमेंट किस साल हुई थी, एडिशनल फ्लोर बनाया था 1 जनवरी 2014 को, मतलब 2013-14 के बीच में ये डेट आई। तो 2013-14 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 2013-14 से करेंगे तो 13-14 की वैल्यू क्या आएगी CII की, 220। तो 220 से हमने डिवाइड कर दिया और फिर हमारा क्या वैल्यू आई, 9,19,545। जो फ्लोर बनाने में पहले 7 लाख लगते थे वो आज दिन अगर फ्लोर बनाने बैठो तो 9,19,545 लगेंगे। इतना इजाफा आ गया है वैल्यू में। तो अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, इतना आएगा। कैसे आएगा, इतने का बिका 45 लाख का मकान, उसमें से कमीशन जो गई ब्रोकर को माइनस कर दी, बच्ची कुची 44,25,000 आपके जेब में आया। आपने कहा इस पे टैक्स नहीं भरूंगा गवर्नमेंट को, जितने में एक्वायर किया था, जितने में फ्लोर बनाने में खर्चा हुआ था सारा माइनस करूंगा, और उनको इंडेक्सेशन करके माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने उसको जो 24 महीनों से ज्यादा रखा है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और ऐसे केस में इंडेक्सेशन करी जाती है। इंडेक्सेशन क्यों करी जाती है, अगर मान लीजिए इंडेक्सेशन नहीं करी जाती तो हम 50,000 माइनस करते हैं, यहाँ पे 3 लाख माइनस करते हैं या 7 लाख माइनस करते हैं। तो कहने का मतलब टोटल में इन तीनों को मिला दूं तो 7 + 3 10 लाख, 10 लाख + 50,000, 10,50,000 माइनस करते हैं। मगर अब हम कितना माइनस करेंगे इसमें से, अब हम इंडेक्सेशन करने के बाद, हम माइनस करेंगे, मोटा मोटा लूं, अगर पीछे की वैल्यूज को अभी के लिए भूल जाऊं तो मोटा मोटा 9 लाख + 5 लाख कितना होता है बच्चे, 9 + 5 होता है आपका 14 लाख, 14 लाख + 1 लाख 15 लाख, और इन 44,500, 19,162, 19,545 इन तीनों को ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट 1 लाख और आएगा कुछ। चलो उस 1 लाख की वैल्यू को हम कंसिडर करें नहीं करें, हम इतना कह सकते हैं कि हमारा ये 15 लाख कुछ मतलब वैल्यू बढ़ रही है, 15,80,000 इसका टोटल बढ़ रहा है करीब करीब, जबकि इसका पड़ रहा है 10,50,000। तो अगर इंडेक्सेशन नहीं करते तो हम माइनस करते 10,50,000 नेट सेल कंसिडरेशन में से, बट अगर इंडेक्सेशन कर दी तो हम माइनस कर रहे हैं 15,80,000 के आसपास। तो बच्चे आप लोग ज्यादा माइनस कर रहे हो तो किसका फायदा है, SSC का फायदा है। क्यों फायदा है, कि उसको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपने ज्यादा माइनस किया वैल्यू तो आपके पास प्रॉफिट कम दिखा, प्रॉफिट जो मान ली ये मेरी जेब में आया था, जेब में से आपने माइनस करने वाली अमाउंट ज्यादा माइनस करी तो बच्चा कुछ प्रॉफिट आपका कम दिख रहा है, मतलब आपका कैपिटल गेन कम दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का गेन कम दिख रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स भी कम चार्ज करेगी, आप बच जाओगे। तो इसीलिए ये तो अच्छी बात है कि हम इंडेक्सेशन करें लॉन्ग टर्म वाले में। आई होप जब जितना बढ़ाया उतना समझ आ रहा होगा। अब कहता है कि मान लीजिए आपने एसेट एक्वायर करा है 1 अप्रैल 2001 से पहले, मान लीजिए 1995 1996 में मैंने एसेट को एक्वायर किया था, 30 जून 1995 को मैंने एक्वायर किया था। तो ऐसे केस में बच्चे कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें,
कौन सी कॉस्ट लें, जो 1995 1996 में जितने का एक्वायर किया था, मैंने कहा मैंने 50 लाख का एक्वायर किया था 1995 1996 में 30 जून 1995 को। तो अब मैं 1995 में जो उसकी वैल्यू थी 50 लाख लैंड की जब मैंने एक्वायर किया था वो वैल्यू लूं या फेयर मार्केट वैल्यू लूं एसेट की एज ऑन 1 अप्रैल 2001, कौन सी वैल्यू लूं? तो ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सिंस एसएससी इज एन ऑप्शन एसएससी मस्ट चूज हायर ऑफ द टू। कहता है एसएससी के पास ऑप्शन दिया गया है तो उसको दोनों में से हायर लेनी चाहिए। हायर क्यों लेनी चाहिए? जितनी आप कॉस्ट ज्यादा दिखाओगे उतना ही आप माइनस ज्यादा कर पाओगे, उतना ही आपका गेन कम निकल के आएगा, गेन कम निकल के आएगा तो टैक्स कम भरोगे गवर्नमेंट को। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है 1995-96 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 1996 तक के बीच में 30 जून 1995 आया, उस तारीख को मैंने घर को खरीद लिया 50 लाख रुपए में। अब 50 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पर मैं उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखूं या उसकी जो 2001 की 1 अप्रैल को फेयर मार्केट वैल्यू थी वो लिखूं? अब उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 90 लाख। फर्स्ट फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को थी 90 लाख। खरीदा था 1995-1996 के बीच में 50 लाख का, बट फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 अप्रैल 2001 को 90 लाख की। तो क्या कौन 50 लाख मानूं 90 लाख मानूं, कौन सी वैल्यू मानूं उसकी कॉस्ट को? इंडेक्सेशन करने के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या मानूं, 50 लाख या 90 लाख? देखो आप कहोगे मैम जो हमारे को पता है जितने का खरीदते हैं हम तो वो मानेंगे। मैंने कहा नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है, हमेशा नहीं। हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, हमेशा नहीं का मतलब हमेशा ये वाला केस लगेगा कि इन दोनों में से जो हमारी हायर होगी वो लेंगे। तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने जितने की करी वो लिख दो और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001 वो लिख दो, और दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो लिख दो आप कि वो जो है वो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अब बच्चे हमारा ये 2001 तारीख को ही क्यों निकाला हमने फेयर मार्केट वैल्यू? क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन के हिसाब से 2001-2 को बेस ईयर घोषित किया था। कहा था 2001-2 को हम 100 वैल्यू दे रहे हैं, नॉट 0 मैं गलती से भूल गई, 100 वैल्यू दे रहे हैं। हम ये मान रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, अरे इसने ना मकान खरीदा था, इसको कितना इजाफा हुआ है? तो आप कहते हो कि 10% इजाफा हुआ है उसकी वैल्यू में जो उसने मकान खरीदा था। तो कैसे पता चला? तो आपने जितने का मकान खरीदा, लेट सपोज 50 लाख का मकान खरीदा, तो 50 लाख तो आपने 100% वैल्यू मान ली। और अगर वो 50 लाख पर 10 लाख बढ़ जाते हैं तो आप कहोगे 20% बढ़ गया। तो आप कहोगे कि वो अब जो 100% वैल्यू थी उस पर 20% बढ़ गया। समझ रहे हैं बच्चे आप कहना क्या चाहती हूँ मैं? तो कहने का मतलब होता है कि हम इसी तरीके से बताते हैं। तो हमारे 2001-2 को ना बेस ईयर घोषित किया था कैपिटल गेन के लिए। उन्होंने कहा था 2001-2 से पहले जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था उसको कंसिडर मत करो। 2001-2 के अंदर जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था उसको 100 मान लो, और अब हर साल बढ़ता रहेगा। मान लो अगले साल 5 बढ़ गया, उसके अगले साल 20 बढ़ गया, उसके साल अगले साल 15 बढ़ गया। मैंने कहा हर साल बढ़ता रहेगा। हमने कहा चलो ये तो ठीक है। अब बच्चे हमने क्या करना है कि 2001 1 अप्रैल 2001 को उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली लिखना है, और दोनों में से हमने हायर लेनी है वैल्यू एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कौन सी होगी? टेक हायर ऑफ द टू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, अब कहते हैं व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? यही वाला केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी लगेगा क्या? तो कहते हैं नहीं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का रूल होता है कि अगर आपने कोई फ्लोर वगैरह बनाया है तो आपने इंप्रूवमेंट करी है तो उसके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप क्या मानोगे? तो आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितनी भी हुई थी, 7 लाख मान लो खर्चा हुआ था तो 7 लाख, जो आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले करा था खर्चा, उसको तो आप हमेशा इग्नोर करोगे। तो
आप कहोगे 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने घर बनाने में कुछ भी खर्चा किया था तो आप उसको इग्नोर करोगे, और 1 अप्रैल 2001 के बाद जो खर्चा किया था उसको कंसिडर करोगे। ओके, अब मैं आपको इलस्ट्रेशन से ये वाली बात समझा रही हूँ। मिस्टर जे ने परचेज किया एक लैंड 1 अप्रैल 1999 को, कितने का? 1 लाख का। दिस हैज बीन सोल्ड फॉर 18 लाख। कब? 1 जनवरी 2020 को। फिर से ध्यान से सुनेंगे, मिस्टर जे एक आदमी है, उन्होंने एक लैंड खरीदा। लैंड के केस में फटाफट से दिमाग में आना चाहिए कि जो लिमिट होती है ना होल्डिंग पीरियड की, वो हमें 24 महीने वाली मतलब देखनी होती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म के लिए 24 महीने वाली लिमिट है। क्या कह रहा है, किस तारीख को इसने परचेज किया? 1 अप्रैल 1999 को। कितने का परचेज किया? 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा इसने, और फिर बेच कितने का दिया इस लैंड को? 18 लाख का बेच दिया। किस तारीख को? 1 जनवरी 2020 को। ओके, अब बेचने पर उसके एक्सपेंसेस कितने हुए? सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए के। अब यहाँ तक पहले वैल्यू डाल लेते हैं अपनी इस टेबल में। कितने का बेचा? सेल कंसिडरेशन कितनी थी? 18 लाख का बेचा, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने के सेलिंग एक्सपेंसेस हुए बच्चे? 1 लाख रुपए के। यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। 18 लाख में से 1 लाख रुपए गया, 17 लाख नेट सेल कंसिडरेशन आई। मिस्टर जे कहते हैं इस पे ना दूंगा गवर्नमेंट को टैक्स। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अभी मैंने जितने पे एक्वायर किया था, जितने पे इंप्रूवमेंट करी थी, वो सब भी माइनस करूंगा, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन भी करूंगा। तो कितने का एक्वायर किया था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? आपने कहा 1 लाख का एक्वायर किया था। किस तारीख को एक्वायर किया था? 1 अप्रैल 1999 को एक्वायर किया था। ध्यान देंगे बच्चे, अब बहुत बहुत ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 1999 को इसने 1 लाख रुपए का एक्वायर किया था, और कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इस 1,20,000। कह रहा है खरीदा तो 1 लाख रुपए का था, बट इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की 1 अप्रैल को कितनी थी? 1,20,000। मैंने आपसे कहा था कि जितने में आपने एक्वायर किया हो और जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू हो एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो जिसकी हायर अमाउंट होगी वो हम चूज करेंगे। अब मुझे बताओ 1,20,000 में से और 1 लाख में से ज्यादा अमाउंट क्या है? क्योंकि हम तो ज्यादा माइनस कराना चाहते हैं ना ताकि हमारा कैपिटल गेन कम निकल के आए। तो मैंने कहा 1,20,000 ज्यादा है, तो आपने कहा ठीक है, फिर हम 2001 वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, 2001-2 वाली, वो वाली नहीं कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा फाइन। तो आपने कहा ओके, तो 1,20,000 माइनस कर देते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बट अब ये तो बता दो इंडेक्सेशन करोगे नहीं करोगे? तो आपने कहा मैम इसके लिए ये तो बताओ कि ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था होल्डिंग पीरियड इसका। तो मैंने कहा चेक करो। तो आपने इसको चेक किया, आपने कहा इसको बाय किया था 1 अप्रैल 1999 को, और बेच रहे हो आप इसको 1 जनवरी 2020 को। तो देखा जाए तो बहुत सारे साल आपने होल्ड किया है। 1999, 2000, फिर 2000, 2001, फिर 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, इतने सारे साल होल्ड किया है। 2 साल की लिमिट पूरी होते ही, मतलब 24 मंथ्स की लिमिट पूरी होते ही, तो हम कह देते हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म के केस में चला गया, लॉन्ग टर्म के केस में चला गया। तो 1,20,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिख दिया। अब इसको इंडेक्सेशन करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला है ये केस, तो इनटू करेंगे। अब इसकी आज दिन वैल्यू निकालो। अगर 1,20,000 का आपने लैंड उस दिन ना खरीदा होता तो आज दिन उसकी वैल्यू क्या होती? 1,20,000 जो आपके पास पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू आज दिन क्या होती? ये कहने का मतलब ऐसा ही लैंड आज तारीख खरीदोगे तो कितने का उसकी कॉस्ट आएगी? तो आप कहोगे मल्टीप्लाई करो जिस साल बेच रहे हैं उस साल के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से। तो आपने कहा हम किस साल बेच रहे हैं? आपने कहा हम 19-20 में बेच रहे हैं। 19-20 के 2019-20 के बीच में ये तारीख पड़ेगी जिसमें हम बेच रहे हैं। तो 19-20 का जो CII था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू टेबल से देख के आई 289। डिवाइड करो किससे? जिस साल आपने उसको पहली बार एक्वायर किया था। एक्वायर कब किया था हमने? तो 1999 में एक्वायर किया था। तो कह रहा है 1999 में जब आपने एक्वायर किया था, सॉरी 1999 2000 में एक्वायर किया था हमने, तो कह रहा है कि उस साल में जो CII था उससे डिवाइड करो। तो अब ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिवाइड करते समय हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम डिवाइड करेंगे या तो CII उस साल की जिस साल उसने पहली बार होल्ड किया था, या फिर 2001-2 की।
दोनों में से जो बाद में आएगा। तो अब इस केस में बाद में कौन सा आ रहा है? आप कहोगे मैम 2001-2 या फिर जो आपने कहा जिस साल में इसने सबसे पहले होल्ड किया था। तो होल्ड सबसे पहले इसने किस साल में किया था? एक मिनट। या होल्ड इसने किस साल में सबसे पहले किया था? आपने कहा मैम 99-2000 में किया था। तो मैंने कहा था आपको कि जिस साल उसने सबसे पहले होल्ड किया है एसएससी ने, 1999-2000 हमारे केस में आ रहा है, या फिर 2000 ये वाला जो हमारा ईयर दे रखा है 2001-2, इन दोनों में से हम बाद वाला ईयर लेंगे। तो बाद वाला कौन सा है इन दोनों में से? 2001-2 है, जाहिर सी बात है। तो 2001-2 का जो हमारा CII है वो 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाता है हमारा 1,44,500। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन था। सॉरी मैं आपको उस क्वेश्चन में समझाने लगी, मगर मैं अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही थी, आपको वैल्यू नहीं बताई थी मैंने। तो मैंने आपसे कहा 1,20,000 का हमने वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी, उसको डिवाइड कर दिया 100 से। क्यों? 2001-2 में 100 वैल्यू थी CII की। हम 1999-2000 का वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1999-2000 जिस साल एसएससी ने पहली बार होल्ड किया, और 2001-2 में जो बाद में आती है वो वैल्यू लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय 100 किया इनटू CII ऑफ द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ट्रांसफर किस साल में हो रहा है? 19-20 में, तो इनटू 289 किया, तो वैल्यू आ गई ये। अब हमने इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया, इंप्रूवमेंट इसमें था नहीं, उसको नील लिख दिया, तो जो बचा कुछ आया वो LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब बच्चे मेरे को रश करना पड़ेगा, बहुत बेसिक अभी आपको समझाया है, बट अभी इतना कम टाइम है और हमारे को आज में खत्म करना ही पड़ेगा ये चैप्टर। तो अब मैं रश करती हूँ। अब आप देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रीवियस ओनर का। मान लीजिए कि आपने खुद नहीं खरीदा ये लैंड वगैरह या कुछ भी एसेट, वो आपके दादा ने, किसी ने आपको मतलब उसने, आपके दादा ने आपके पापा को दिया, आपके पापा ने आपके नाम पे ट्रांसफर किया, ऐसे कर करके अगर आपके पास आ रहा है तो हम क्या मानेंगे? तो ये कहता है पीरियड ऑफ फॉर विच प्रीवियस ओनर ऑफ द एसेट हेल्ड द एसेट and the period for which current owner of the asset held the asset shall be aggregated for the calculation of period of holding। तो कहता है कि मान लीजिए कुछ साल प्रीवियस ओनर ने जितने साल ओन किया इसे वो, और जितने साल आपने उसको होल्ड किया वो, उन सबको जोड़ जाड़ के जो आएगा उसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, उतनी है हमारा। अभी ये आप खुद पढ़ लेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स इजी हैं प्रीवियस ओनर वाले। अब आगे मैं बढ़ती हूँ आपके साथ, या चलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ इसका। मिस्टर जे ने परचेज किया एक घर 1 अप्रैल 2011 को 10 लाख में। 15/3/2017 को उन्होंने ये हाउस गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। जब उसकी शादी हुई, घर खरीदा था मिस्टर जे ने। कब खरीदा था? 2001 की 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब 2011-12 में खरीदा था 10 लाख रुपए का। फिर उसमें उन्होंने 15 मार्च 2017 को, कहने का मतलब 2016-17 के बीच में उन्होंने इस घर को अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया, जब उनके बेटे की शादी हुई। तो 31 मार्च 2020 को उनके बेटे ने इस घर को बेच दिया 76 लाख के लिए। उनके बेटे को जब वो बेचने गया बेटा, तो उसको ब्रोकर को पैसे देने लग पड़े 1 लाख रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब वो कह रहा है कैलकुलेट गेन, कैपिटल गेन बताओ उनके बेटे को कितना हुआ, और फिर वो टैक्स देगा ना कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट को, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। तो आपने कहा कि बेचा कितने का? 76 लाख का। ब्रोकर को कितना खर्चा दे दिया बेचने में? 1 लाख रुपए का सेलिंग एक्सपेंसेस। बचा कुचा कितनी जेब में आया? 75 लाख नेट सेल कंसिडरेशन जेब में आई। बट 75 लाख पे वो कह रहा है मैं दूंगा नहीं टैक्स गवर्नमेंट को, ये मेरा कोई कैपिटल गेन थोड़े ना है, मुनाफा थोड़े ना है, मैंने जो खरीदा था उसका भी कॉस्ट माइनस करूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रीवियस ओनर का केस है ये, तो मतलब खरीदा तुमने थोड़े ना, तुम्हारे पापा ने खरीदा था। तो उसने कहा ठीक है, बट प्रीवियस ओनर का भी केस है, तो भी जो मैंने खरीदा था उसकी कॉस्ट माइनस होगी। तो ऐसे केस में ये कितना माइनस कर रहा है? 10 लाख रुपए। देखो इसके लिए, सन के लिए, जिसको तो फ्री में गिफ्ट में मिला था, इसके लिए तो कोई कॉस्ट नहीं है, बट प्रीवियस ओनर के लिए तो कॉस्ट है। तो प्रीवियस ओनर के लिए जो कॉस्ट है वो 10 लाख थी, तो हमने यहाँ पे 10 लाख कॉस्ट लिख दी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने के लिए। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे जिस दिन बेच रहा है उस दिन से। किस दिन बेच रहा है बच्चे? ये कह रहा है कि हम बेच रहे हैं
31 मार्च 2020 को, मतलब 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है उसी के अंदर आखिरी डेट को बेच रहा है। तो इस साल का 19-20 का CII हमेशा हम जब टेबल में देखते हैं तो 289 आता है, तो 289 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड कैसे करेंगे, कहते हैं 184 से डिवाइड किया है। अच्छा 184 से इसने डिवाइड क्यों किया है? अब आप जरा CII टेबल में जाओ, CII वैल्यू एग्जाम में दे रखी होंगी। हम देख रहे हैं 184 वैल्यू कौन से साल की है, 2011-12 की। इसका मतलब इसने डिनोमिनेटर में 2011-12 लिया है। अब 2011-12 इसने डिनोमिनेटर में क्यों लिया है बच्चे? इसलिए क्योंकि जो इसके पापा थे उन्होंने तो 2011-12 में परचेज किया था, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में 2011-12 लिखा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम इनके बेटे ने, जिसने बेचा है, जितना टाइम उसने अपने पास रखा उसको के साथ साथ हमने वो भी जोड़ दिया जितने टाइम इसके पापा ने अपने पास रखा इस मकान को। टोटल को हमने कहा कि उतना होल्डिंग पीरियड है, और होल्डिंग पीरियड उतना है तो वैल्यू जो इसके पापा ने जितने का खरीदा था वो वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। जिस साल में इसके पापा ने खरीदा था वो साल हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उसका CII से हम डिवाइड करेंगे। वैल्यू क्या आई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की? इंडेक्सेशन वैल्यू 15,70,652। जब नेट सेल कंसिडरेशन में से इसको माइनस किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इतना। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपको बच्चे एग्जेम्पशंस। मैंने बच्चे जब आपको न्यूमेरिकल आता है ना तो न्यूमेरिकल में एग्जाम पहले तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइडेड होगा, देखो वेट, हाँ ऐसे आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइडेड होगा। सेल कंसिडरेशन लिख दी, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लिख दिया, नेट कंसिडरेशन आ गई। नेट कंसिडरेशन में आपने एक्विजिशन की कॉस्ट को इंडेक्सेशन कर दिया, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को इंडेक्सेशन कर दिया, इसको माइनस करने के बाद आएगा आपका ग्रॉस कैपिटल गेन। यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमने 1 2 x 3 4 y यहाँ तक के पॉइंट्स पढ़ लिए। अब बिल्कुल आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, हमारे को लास्ट के 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि कैसे। अब हम उसमें से, अब जो हमारा कैपिटल गेन आ गया है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम उस पर टैक्स भर दें गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ लूप होल्स दिए हैं कि अगर तुम इन जो तुम्हारे पास कैपिटल गेन आया है अगर तुमने इस पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट कर दिया तो हम तुम्हारे से उतना माइनस करना अलाउ कर देंगे कैपिटल गेन में से। तो गवर्नमेंट ने कुछ लूप होल्स दिए हैं बच्चे हमें, और हम अगर उन जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर दें जो कैपिटल गेन हम कमाते हैं, उस पैसे को कुछ टाइम पीरियड देती है गवर्नमेंट की, इतने टाइम पीरियड में अगर यहाँ पे तुमने पैसा उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो कहती है फिर इस कैपिटल गेन पे हम तुम्हारे से टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। तो सब लोग यही सोचते हैं कि री इन्वेस्ट कर दो इसको, जो भी पैसा आपका गेन का निकल के आए, ताकि आपको गवर्नमेंट को टैक्स ना भरना पड़े। तो किन किन सेक्शंस के अंदर ये एग्जेम्पशन मिलती है? 54, 54B, 54D, EC, EEF। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन सी है? 54, 54B, 54F, 54EC। और एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद बचे कच्चे को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ओके कह रहा है कि मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लैंड था आपके पास, खेती बाड़ी वाला लैंड था आपके पास, खेत था आपके पास, आपने उसको बेच दिया। तो कहता है कि ऐसे केस में जब आपको मुनाफा हुआ है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो कहता है जो आपको मुनाफा हुआ है उसकी एग्जेम्पशन बताओ क्या बनेगी। तो कहता है सेक्शन 54B बताता है ऐसी एग्जेम्पशन को। तो कहता है ये, अच्छा आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है? मैम आपने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कहा था जो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में देहाती जगह पर होता है उसके बेचने पर कोई कैपिटल गेन नहीं चार्ज किया जाता क्योंकि हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो इसका मतलब जब ये कह रहा है कि यहाँ पे कैपिटल गेन चार्ज होता है और उसकी एग्जेम्पशन दी जाएगी, तो इसका मतलब ये अर्बन एरिया वाले एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है, जो शहर में एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेच दिया। शहरी एग्रीकल्चरल लैंड को आपने बेच दिया, शहर में जो एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है, उसको बेचने पर आपको जो कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन पे आप टैक्स से अगर बचना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये गवर्नमेंट बता रही है। तो गवर्नमेंट कहती है कि कैपिटल गेन जो निकल के आएगा इस
अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पर वो लॉन्ग टर्म का भी कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म का भी कैपिटल गेन हो सकता है। अब डिपेंड कैसे करेगा कि किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट। तो आपको मैंने कहा ना 12, 24, 36 महीने वाले में से किसी से भी हम देख, मतलब जो हमारा ये फॉल कर रहा होगा जिस कैटेगरी में, उसमें देखकर हम निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कि शॉर्ट टर्म। अच्छा, फिर कहता है ये जो एग्जेम्पशन दी जाएगी वो तभी दी जाएगी जब ये आदमी, इंडिविजुअल, वो इस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस लैंड को 2 साल यूज किया था इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मान लीजिए मेरे पास खेती बाड़ी का एक लैंड अर्बन एरिया में दिल्ली में है। अब मेरे पास था, मैंने उसको लिया, खरीदने के बाद उसमें मैंने 3 साल या 2 साल खेती बाड़ी करी मैंने उस पे, मान लीजिए 2 साल खेती बाड़ी करी, और उसके बाद मैंने बेचने पे लगा दिया, उस लैंड को बिक गया। तो अब ऐसे केस में मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए। जो पैसा मेरे को बेचने पे आया वो है मेरा कैपिटल गेन। रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए 10 लाख का मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड था, कहाँ पर? दिल्ली में, अर्बन एरिया में था। अब मैंने उसको बेच दिया। अब मैंने अगर उसको बेच दिया तो मेरे को पास कैपिटल गेन आया। मान लीजिए मैंने 50 लाख का खरीदा, 10 लाख का था, बेचा 50 लाख में, 40 लाख का मुनाफा हुआ, जिसे हमने कैपिटल गेन कहा। बट क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड है सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, तो इस केस में जो हमारा कैपिटल गेन आएगा उस पे हम अगर टैक्स नहीं भरना चाहते, गवर्नमेंट को ऐसा एग्जेम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने सेक्शन 54B में। क्या एग्जेम्पशन दे रखी है? बट मिलेगी किसको ये एग्जेम्पशन? जिसने इस लैंड को बेचने से पहले 2 साल, कम से कम 2 साल खेती बाड़ी में यूज किया था लैंड को। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूं ही लेके रख दिया फिर बेच दिया, खेती बाड़ी में जिसने यूज किया था। अच्छा, और दूसरी बात क्या कहते हैं? Exemption shall be given for the amount of capital gain invested in new agricultural land which can be in rural area or urban area। कहते हैं एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जो पैसा आपने कमाया है कैपिटल गेन के फॉर्म में, 10 लाख का आप कह रहे हो कि आपने बेचा था, सॉरी खरीदा था, 10 लाख का आपने खरीदा था एग्रीकल्चरल लैंड शहरी एरिया में, बेच दिया 50 लाख का, 40 लाख का आपको कैपिटल गेन मुनाफा हो गया। अब 40 लाख का जो कैपिटल गेन मुनाफा हो गया, उसकी एग्जेम्पशन आपको तभी मिल सकती है, या तो आप 40 लाख पे टैक्स भर दो, एक तरीका ये है। बट आप अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो कि इसको मेरे टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दो, तो उसका तरीका क्या है कि आप या तो नया कोई एग्रीकल्चरल लैंड ले लो अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, कहीं पर भी ले लो। तो आप जितना भी आपका कैपिटल गेन आप नए लैंड में लगाओगे, वो आप पे उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट ये एग्जेम्पशन सिर्फ उस आदमी को अवेलेबल है जिसने बेचने से पहले कम से कम 2 साल खेतीबाड़ी उस लैंड पे करी थी। और क्या कह रहे हैं? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूज्ड फॉर परचेजिंग न्यू एग्रीकल्चरल लैंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। कह रहा है एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, तब मिलेगी एग्जेम्पशन अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज यूज्ड फॉर परचेजिंग न्यू एग्रीकल्चरल लैंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, और इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। अच्छा, ये पॉइंट आपको बाद में समझ आएगा, बट उससे पहले एक बात आप समझ लो। कह रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम must be withdrawn and amount should be used within 2 years from date of this. If new agricultural land is also sold within the period of 3 years from the date of purchase, then capital gain exempt shall be reduced from the cost of purchase and then capital gain shall be calculated। क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है कि अगर आपने चालाकी बरती ना, गवर्नमेंट कह रही है कि तुमने शहरी एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड था तुम्हारे पास, उसको तुमने 10 लाख का, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, खरीदा था, 50 लाख में बेच दिया, कैपिटल गेन आया 40 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने कहा चुपचाप टैक्स भर दो इस पे। बट अगर तुम टैक्स नहीं भरना चाहते 40 लाख पे, तुम चाहते हो तुम्हारे 40 लाख पे टैक्स ना भरा जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए वो टैक्स, तो सेक्शन 54B में प्रोविजन है कि तुम ये 40 लाख का नया एग्रीकल्चरल लैंड ले लो, या तो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो तुम्हारे पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये पैसे पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होगा अगर तुमने 2 साल पहले, मतलब यूज किया होगा, कम से कम 2 साल तुमने खेतीबाड़ी के लिए यूज किया होगा बेचने से पहले। अच्छा, और गवर्नमेंट एक और चीज कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है बेवकूफ मत बनाना हमारे को, जो ये एग्रीकल्चरल लैंड जो तुम खरीदोगे नया
इन 40 लाख रुपए में से, कैपिटल गेन की अमाउंट में से जो नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदोगे, अगर तुमने उस लैंड को विदिन 3 इयर्स बेच दिया, जिस दिन तुमने मतलब ये खरीदा उसको, नए एग्रीकल्चरल लैंड को जिस दिन खरीदा, उस दिन के बाद तुमने अगर विदिन 3 इयर्स, देखो क्या कह रहा है, इफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन खरीदा इस नए एग्रीकल्चरल लैंड को उस तारीख से 3 साल के अंदर अंदर तुमने बेच दिया उसे, तो गवर्नमेंट कहती है ये एग्जेम्पशन तुम्हारी कैंसिल कर देंगे हम, फिर हम तुम्हारा कैपिटल गेन फिर से कैलकुलेट कर देंगे और तुमसे टैक्स चार्ज कर लेंगे। और गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है if such amount which is deposited with capital gain account scheme is not utilized within the time period specified above। अच्छा, एक चीज अब ये कह रहा है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, एक अकाउंट होता है, आप ना जैसे ही आपने बेचा अपने लैंड को, उसमें 40 लाख का मुनाफा आया, आप सीधे उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल सकते हो, एंड ये पैसा उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हो, एंड अमाउंट शुड बी यूज्ड विद इन 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड लैंड फॉर परचेजिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। तब भी आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दोबारा बताती हूँ इसका मतलब, दोबारा समझेंगे, और इसके बाद सिर्फ डाउट्स लूंगी आपके, और फिर हम 11:30 क्लास ओवर करेंगे। 3 मिनट में ये ओवर कर रही हूँ। इसके बाद काफी एग्जेम्पशन हमारी रह गई हैं, वो सब आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी, उनका ट्रीटमेंट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं इससे ये कह रही हूँ, 10 लाख का मैंने एग्रीकल्चरल लैंड लिया था, उसके बाद मैंने उसको कुछ साल रखकर 50 लाख में बेच दिया। शहर में खरीदा हुआ था ये एग्रीकल्चरल लैंड, दिल्ली में। 40 लाख रुपए का नेट मुनाफा आया। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे को इस पे एग्जेम्पशन मिल सके, या तो 40 लाख पे तुम टैक्स भर दो, या इस पे एग्जेम्पशन चाहते हो तो इस पे नया एग्रीकल्चरल लैंड या तो रूरल या एग्रीकल्चरल एरिया में ले लो, और ये बात श्योर कर लो कि तुमने बेचने से पहले 2 साल से ज्यादा इसमें खेती बाड़ी करी हो, तभी तुम्हें ये एग्जेम्पशन मिल सकती है। हमने ऐसा कर लिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा ज्यादा होशियारी मत करना, 3 साल से पहले बेच मत देना जो नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है, 40 लाख जो मुनाफा था उसमें से। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं बेचेंगे। अगर तुमने 3 साल से पहले बेच दिया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये मान लेंगे कि तुम्हारे कैपिटल गेन हुआ है, और फिर हम तुम्हारे रिवर्स कर देंगे ये सब, तुम्हारे को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है। अब जैसे ही 40 लाख रुपए मेरे हाथ में आए, मैंने फटाफट से जाके एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया, तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल गई। बट मान लीजिए मैंने ये कैपिटल गेन जो 40 लाख का है, उससे फटाफट जाके एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीदा, बट उसके जगह मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा डाल दिया, और उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू करा कोई अच्छा सा एग्रीकल्चरल लैंड, और फिर ढूंढते ढूंढते मैंने 1 साल बाद एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया। उस पैसे को निकाल के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से उस पैसे को निकाला, और फिर उसमें से निकाल के जो अच्छा सा लैंड ढूंढा था फिर उसको खरीद लिया, तो भी हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। कहता है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जब तुम पैसा जमा कराओगे तो उसको आप विड्रॉ करके, और विद इन 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने पुराना बेचा है ना, उस दिन के बाद 2 साल के अंदर अंदर, जिस दिन आपने 40 लाख का मुनाफा कमाया था बेचकर, उस दिन से, जिस दिन मुनाफा कमाया था 40 लाख का, उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर भी अगर आपने नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया उस पैसे से, जो पैसा आपने कैपिटल गेन कमाया था, और थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपने फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल के छोड़ दिया था कि इसमें से निकालूंगा पैसा और इस नए एग्रीकल्चरल लैंड की पेमेंट कर दूंगा, तो विद इन 2 इयर्स अगर आपने ऐसा विड्रॉ करके नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया, तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। 2 साल से ज्यादा हो गया तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल। आपको ये एग्जाम्पल जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि फिर आपके डाउट्स लूंगी। ये इस वाली एग्जेम्पशन पे बेस्ड है। मिस्टर जो ओनर है एग्रीकल्चर लैंड के, दिल्ली में है वो, मतलब अर्बन एरिया में लैंड है। परचेज किया था 1 लाख रुपए में इस लैंड को 2001-2 में। लैंड को बेच दिया 15 मार्च 2020 को 15 लाख में। तो जितने में बेचा वो सेल कंसिडरेशन लिख दी लेस। कहते हैं बेचने में खर्चा आया 30,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो नेट सेल कंसिडरेशन 14,70,000, उनके जेब में इतना पैसा आ गया। इसमें से माइनस करेंगे कितने का खरीदा था उन्होंने ये एग्रीकल्चरल लैंड, तो उन्होंने, आपने बोला कि 1 लाख रुपए का खरीदा था, और आपने इस एग्रीकल्चरल लैंड को काफी साल रखा है। हमने देखा कि इतना लंबा समय आपने रखा है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए हम इसको इंडेक्सेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साल बेचा है उस साल के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जिस साल इसको खरीदा था उस साल की वैल्यू से। तो अब आपने कहा कि 2001-2 में इसकी वैल्यू
0 थी, वो सॉरी 100 थी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की, आप जब उसमें देखोगे टेबल में तो आपने उससे डिवाइड कर दिया, वैल्यू इतनी निकल के आई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर दिया नेट सेल कंसिडरेशन में से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,81,000 आ गया। यहाँ तक का तो हमने सीख लिया था बच्चे। आगे ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 11,81,000 पे गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते तो इस नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लो 11,81,000 का। तो क्या कह रहे हैं, इस तारीख को 15/7/2020 को इसने परचेज करा नया एग्रीकल्चरल लैंड इन सिटी ऑफ दिल्ली 6 लाख का, एंड अनदर एग्रीकल्चरल लैंड इन द एरिया ऑफ अमृतसर फॉर 5 लाख रुपीज। तो 5 और 6 पूरा टोटल 11 लाख का उसने टोटल 2 एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिए। तो एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आप डालते हो तो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है उतना कैपिटल गेन, तो 11 लाख इसका एग्जेम्प्ट हो गया, बचा कुछ 81,000 इसका टैक्सेबल हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बच्चे, अब बाकी के जितने भी हैं ये आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं डाउट्स ले रही हूँ, फटाफट से स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। वेदांत ने पूछा है मैम इनकम टैक्स की बुक कौन सी लेनी है। बच्चे गिरीश आहूजा लेनी है, असेसमेंट ईयर 2020-21 की ही लेनी है, उससे पहले के असेसमेंट ईयर या उससे बाद के असेसमेंट ईयर की नहीं लेनी, पुरानी बुक नहीं लेनी। अश्विनी कुमार ने बोला है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिंक्विशमेंट। बच्चे रेलिंक्विशमेंट का मीनिंग आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, मेरे को एकदम से अभी ध्यान नहीं पड़ रहा है। वेदांत ने बोले मैम किस ऑथर की लेनी है, ठीक है बता दिया मैंने आपको। और काजल ने बोला मैम सारे आप जो जो अपने पीपीटीज हैं ये पीडीएफ्स को वन ड्राइव पे डाल दीजिए। डाल दूंगी बच्चे। एनॉनमस ने बोला है मैम अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है। बच्चे जो शेयर्स लिस्टेड नहीं है आपके स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं, पब्लिक डीलिंग के लिए जो अवेलेबल नहीं होते सेकेंडरी मार्केट में। स्वीटी कुमारी ने कहा मैम गिरीश आहूजा सर की बुक के सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, सारे टॉपिक्स करने हैं। नहीं बच्चे सारे नहीं करने स्वीटी, हमारे को जितने हमारे कोर्स में वो करने हैं। मैं आप लोगों से हमारे कोर्स का जो हमारी गाइडलाइंस आई है ना, कोर्स क्या है वो तो आपको पता ही है, आप अपना उस पर देख सकते हैं वेबसाइट पर, बट जो गाइडलाइंस आई हैं वो आपसे शेयर कर दूंगी, इस साल की नई गाइडलाइंस जो आई हैं। मैम वेदांत पूछ रहा है मैम हम क्या गवर्नमेंट शेयर्स को 10-20 साल तक रख सकते हैं क्या। बच्चे वेदांत आपने पूछ रखा है ना गवर्नमेंट शेयर्स को हम कितने साल रख सकते हैं कितने साल नहीं। बच्चे ये तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका होता है कि वो कितने साल आप रख सकते हो और कितने साल नहीं रख सकते। हम नहीं बता सकते आप कितने साल रख सकते हो कितने साल नहीं रख सकते। यश पूछ रहा है मैम अगर घर लॉस में सेल हुआ तो टैक्स देंगे क्या, क्वेश्चन 1 में। बच्चे कभी भी नहीं दिया जाता लॉस आने पर टैक्स कभी नहीं बनता। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी टैक्स नहीं बताया कि टैक्स कितना कैलकुलेट होता है, क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल क्लास 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा, ठीक है। बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में जो टैक्स, अब हम लास्ट में हमने कैपिटल गेन निकालना तो सीख लिया, उस पर टैक्स भी लगेगा। तो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ना अलग अलग टैक्स रेट होता है। कहता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब निकल के आएगा तो उस पर फ्लैट 20% टैक्स रेट लगता है, और साथ में हमारा सेकेंडरी सेस और हायर एजुकेशन सेस को ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चे। और ये जो चीज है ये आपको क्लियरली विद एग्जांपल अपनी बुक से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और कहता है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो क्या कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में हम स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं मेनली, कि इतने थे इतने तक का स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इतना आपका होता है। स्लैब रेट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटेशन वाला जो पार्ट है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा यूसेज है कि शॉर्ट टर्म वालों पे हम ज्यादातर
टैक्सेबल, ये देखो लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन if security transaction tax is not applicable, taxable like any other income, no special rate. ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अवेलेबल टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जनरली कैलकुलेट होता है, बट लॉन्ग टर्म वाला फ्लैट पे कैलकुलेट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% प्लस जो एजुकेशन सेकेंडरी सेस और हायर एजुकेशन सेस है उनको प्लस ऐड करके जितना होता है 20% प्लस दिस मच, वो हमारा होता है। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोग देख लेना टैक्स वाला कैलकुलेशन, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा कि मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर सकूं। आगे बढ़ रही हूँ। अश्विनी कह रहा है मैम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझिए। बच्चे क्लास ओवर हो रही है, अब मैं पूरा तो नहीं समझा पाऊंगी दोबारा, आप अपने किसी फ्रेंड से समझ लेना। और वरना अभी ये आने वाले हैं आपके वीडियो लेक्चर्स, मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड पे, वहां पे आप इसको फिर से गो थ्रू करना, आपको समझ आ जाएगा। अभय ने पूछा है मैम CII हमें गिवन रहेगी? डेफिनेटली गिवन रहेगी। नमित ने पूछा मैम विच स्लैब वी हैव टू यूज। बच्चे आपको स्लैब बता दूंगी मैं। हमारे प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए जो स्लैब्स होंगे हमें वो यूज करने हैं, जिसके अंदर जैसे हो रहा होता है ना कि अप टू 60 इयर्स किसी की एज है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होता, 2.5 लाख से 5 लाख पे उसको 5% टैक्स देना होता है, इस तरीके से। और उसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं 5 लाख से 10 लाख पे तो उसको 20% टैक्स देना होता है, 10 लाख के बियॉन्ड कितना टैक्स देना होता है, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगी, बट कंप्यूटेशन में डिस्कस करूंगी। शायरा ने कहा है मैम प्लीज नोट सेंड कर देना, कर दूंगी बच्चे। एनॉनमस ने पूछा है मैम CII ऑलवेज प्रीवियस ईयर 2001-2 का ही लेंगे? नॉट ऑलवेज बच्चे, मैंने आपको ये बताया ही था क्वेश्चन में। जब आप इस वीडियो को जब अपलोड होगी दोबारा सुनना, हमेशा नहीं होगा ऐसा। और जिन्होंने एनॉनमस के नाम से बनाया है वो अपने नाम से बनाओ बच्चे अकाउंट। अश्विनी कुमार, ओके मैम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ आ गया, गुड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में ये क्या कैसे पता चलेगा? अमृता ने पूछा है मैम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब निकालेंगे क्वेश्चन में, ये कैसे पता चलेगा? बच्चे पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे, जिस दिन आपने खरीदा, क्वेश्चन में जिस जो भी बंदा दे रखा है, मिस्टर जे दे रखा है, जो भी, उसने जिस तारीख को खरीदा उसके बाद उसने कितने साल उसे रखा, एसेट को, घर को या कोई भी एसेट, ज्वेलरी, जो भी एसेट उसने रखा वो कितने साल रखा। मान लीजिए उसने 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने रखा, या उसने 18 मंथ्स रखा, जितने भी मंथ्स रखा उसने, वो देखोगे आप। और फिर उसके बाद आप रूल याद करोगे कि हमने 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूल्स किस किस एसेट पे कौन से लग रहे थे, और इस क्वेश्चन में एसेट कौन सा दे रखा है। मान लीजिए घर पे लगता है 24 महीने वाला रूल, तो 24 महीने वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 24 महीने से कम उसने अपने पास रखा या 24 महीने उसने अपने पास रखा तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बट अगर 24 महीने मतलब 2 साल से ज्यादा उसने अपने पास रखा और फिर बेचा तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये इस बेसिस पे पीरियड ऑफ होल्डिंग से आप खुद कैलकुलेट करोगे, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। एनॉनमस ने पूछा है मैम क्या हम अपने आप खुद CII नहीं निकाल सकते हैं किसी ईयर का? नहीं निकाल सकते बच्चे। सुष्मिता जैना ने कहा है मैम हर क्वेश्चन में CII टेबल गिवन होगा क्या? डेफिनेटली बच्चे टेबल नहीं, टेबल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट टेबल की जगह ऐसा दे रखा होगा जैसे CII 2019-20 का इतना है, CII 2001-2 का इतना है, CII इस पर्टिकुलर जो भी साल आपको यूज में आएंगे ना क्वेश्चन में, उनका CII आपको या तो दे रखा होगा या टेबल दे रखी होगी, तो आपको याद नहीं करनी CII वैल्यूज। फिर भी सेफर साइड ये कहूंगी कि CII प्रीवियस ईयर 2019-20 की और CII 2001-2 की याद कर लेना। अभय ने पूछा मैम एक्विजिशन किसे कहते हैं? एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना या होल्ड करना। मतलब अगर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट कर दिया कोई बिल्डिंग, तो मैंने जिस दिन उन्होंने मुझे बिल्डिंग गिफ्ट करी है तो उसका मतलब उस दिन मैंने बिल्डिंग एक्वायर कर लिया है, या मैंने खुद खरीदी पैसे देके तो उसका मतलब भी एक्विजिशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।